बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि ड्यूअल नेचर में हमारे पास पार्टिकल और वेव में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, है ना। वेव की सारी चीज़ें तो हम लोग वेव तक देख चुके थे। अब यहाँ पर सारी बातें पार्टिकल नेचर की आनी थी। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट जिनकी हम लोगों ने बात करी, अभी करेंगे बेसिकली आज, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। इस इफेक्ट में क्या था, हमारे पास एक लाइट की रेज आई थी, इंसिडेंट रेज, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हिट किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया था। अब यहाँ पर दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, जब भी हमारे पास फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है, वहां पर हमारे पास फोटोन खत्म हो जाता है। यानी कि फोटोन, अब ये भी तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर फोटोन कहाँ चला जाता है, तो फोटोन खत्म हो जाता है। खत्म इन द सेंस E = mc², तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो पूरी जो उसका मास वगैरह जो भी चीज होगी दूसरे उसमें ट्रांसफर कर दी उसकी, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल। ये तो हम लोगों ने देख लिया था, राइट। नेक्स्ट सर, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन के द्वारा इंसिडेंट होता है, व्हाई नॉट कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे कि मैंने आपको 3, 6, 9 वाला एग्जांपल दिया था कि भाई इंटेंसिटी आई 3 की, 6 की, फिर 9 की, उसमें से एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते, है ना। तो बेटा ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी यही रहती है, मतलब इसका चांस ही नहीं है। आप इस सिंपल लैंग्वेज में क्लास 12 के हिसाब से आप यही समझिए, कोई चांस ही नहीं है कि जो इंटेंसिटी है या जो फोटोन है वो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना अगर ये सवाल दिमाग में आता है, क्योंकि हम लोग जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग आगे चल सकते हैं। मैंने आज आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को पहले ग्राफ वगैरह के बारे में बताऊंगा, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो ये बात तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर थी कि हमारे पास जब भी इंटेंसिटी से लाइट पड़ी थी, तो आप मुझे बताओ क्या उसकी कोई पावर नहीं होगी? होगी, कुछ भी होगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो आप लोगों से अगर कहा जाए कि भैया कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, अगर उसकी पावर ये है और उसकी एनर्जी इतनी थी, एनर्जी आप 12 mv² से निकाल लेंगे, उसकी पावर बता दिया, तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? देखो बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर होता है पावर ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन उसकी एनर्जी। तो पावर अपॉन एनर्जी हमारे पास क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप निकाल लेंगे यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको बताया था मैंने उस दिन, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल था बेटा, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल था। और अगर इसका साइन हटा देते हैं तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चा, E = h न्यू आ गई थी। और न्यू आपको पता है किसके इक्वल होता है, c/λ के इक्वल भी होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि E = h c/λ लिखा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पावर इनटू λ/hc लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? इस एनर्जी को मैंने hc/λ लिख दिया, लैम्डा ऊपर चला गया, h से नीचे रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास p × λ/h/c। तो ये हमारे पास मेथड होता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट। आगे चले, आगे जो हमारे पास बात थी, ब्लर तो नहीं हो रहा, नहीं आज तो भी परफेक्ट आ रहा है, और सेंटर पे लोकेट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे जो हमारे पास बात थी वो किसकी थी बेटा, ग्राफ की। तो देखो मैं आप लोगों को ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से मैंने उस दिन समझाया था, और एक बार मैं आप लोगों को बार बार रिवाइज कराता रहूँगा क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्योंकि हमें ये पता था कि जो इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे हैं वो हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोले गए बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोले गए थे। यहाँ से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मैं इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ बनाता हूं तो ये देखा गया ये एक स्ट्रेट लाइन था। रीजन सिंपल सी बात है, हमारे पास इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने एरिया पर लाइट पड़ेगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा जब एक इंसिडेंट रे आएगी। अभी इंसिडेंट रे बढ़ गई,
अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? इसकी एनर्जी बढ़ाना नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है पर यूनिट एरिया पे जो नंबर ऑफ रेज पड़ रही थी वो बढ़ गई। अब देखो पहले इस एरिया पे इतने एरिया पे एक ही रे पड़ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, आपने इतने एरिया पे क्या कर दिया, नंबर ऑफ इंसिडेंट रे बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बेटा हमारे पास, ज्यादा निकलेंगे। इसलिए इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन आपसे अगर पूछेगा इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो क्या इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती थी या क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती थी? नहीं। यानी कि आपके पास इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों की नहीं बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ना, इंटेंसिटी तो बढ़ती है, कई बुक में ऐसे भी दे देते हैं, वो तो एक्सिस चेंज कर दिया, उसमें कोई अंतर आना नहीं चाहिए। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। समझ में आया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज और पढ़ाई थी, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब एनोड के पास पॉजिटिव पोटेंशियल गया था तो कहानी क्या हुई थी, एक बार वापस से रिकैप करते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक चैम्बर के अंदर कहानी बताई थी जिसमें हमारे पास एनोड से कलेक्टर की तरफ, एनोड से कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा मेरे पास, राइट, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे भाई हमारे पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये तो कहानी थी हमारे पास। एनोड हमारे पास, अब मैंने उस दिन यहाँ पे एनोड बना दिया, एक ही बात है, कुछ भी बना दो, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ बनाया था, कहने का मतलब आप समझिए बस। मैंने बोला कि अब ये एनोड है ना, उल्टा बना दिया था, यही बनाया था, यही बनाया था, याद है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये कहानी तो हमें साफ साफ भाई यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी, पता है ना, सारी कहानी समझा चुका हूं, बार बार क्या बताना है इसको। मेटल पे लाइट इंसिडेंट करेगी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, जब मेटल से या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल कर कलेक्टर पर जाएंगे तो क्या यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हुआ दिख रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास आपकी जो करंट की वैल्यू है ना वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी। या जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट तो बनेगा ही बनेगा ना, तो जब करंट बनेगा तो एक समय तो ऐसा भी आएगा कि जब आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, पर एक समय के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो इसमें फ्लो हुआ था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, सैचुरेशन करंट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, जो हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी मार के जो इलेक्ट्रॉन निकाले उससे जो करंट फ्लो हुआ उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सैचुरेशन करंट। यानी कि इसके बाद आप कितना भी एनर्जी बढ़ा लीजिए, अगर करंट की सैचुरेशन वैल्यू पहुंच चुकी है अब आपके पास करंट की कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। इसके अपोजिट मैंने क्या किया था कि इस एनोड पर एक नेगेटिव वोल्टेज, अपोजिट वोल्टेज लगाया था जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज को आने में कम करेगा और फिर फाइनली एक ऐसी वैल्यू पहुंच जाएगी जहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन इधर आना ही बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉन भाई सीधी सीधी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज इधर से है, इधर से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर नेगेटिव बढ़ाओगे तो चार्ज धीरे धीरे आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से रिपेल होगा, फिर आपने इसको और बढ़ा दिया तो धीरे धीरे आ रहा था यहाँ पे रिपेल होगा, आपने इसको और बढ़ा दिया तो अब ये आगे नहीं आ पा रहा, इसको रिपल्शन आपने बहुत ज्यादा कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू है नेगेटिव चार्ज की इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि इसका रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो जो पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाओगे उसको आप लोगों ने क्या बोला बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे दो चीज आपको सीखने की है, क्या कि आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपके पास कहानी क्या होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कहानी क्या होगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आकर मेरे पास मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि आने वाले करंट को वो रोक देगा। क्लियर है कहानी? तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो ऐसे बनता है, ध्यान देना बेटा। पहले तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये जो करंट की वैल्यू थी यहां से बढ़ेगी, ऐसे लेट्स से ये बढ़ेगी, है ना। और उसके बाद करंट की वैल्यू क्या पहुंचेगी, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी ये सैचुरेशन करंट। समझ में आया? अब ये सैचुरेशन करंट है, ये आपके पास करंट है आई और ये भी है। लेकिन ये कहानी तो तब की है ना जब आप नॉर्मल वी को बढ़ा रहे हो। कहाँ गया, इसमें नॉर्मल वी को बढ़ा रहे हो,
है ना। नॉर्मल V को बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा और एक बार मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा और ये वाली जो कर्व आ गई किसका आ गया, सैचुरेशन करंट का आ गया। अब इससे ज़्यादा करंट तो पॉसिबल है नहीं। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव लेके चले गए। तो नेगेटिव लेके गए तो ये जो पॉइंट था ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, V0, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दर्शाता है कि यहाँ पर आप लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू इतनी नेगेटिव कर दी है कि आपका कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीजें हैं कि जो एनर्जी है इस पर कैसे क्या चीज डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप लोगों के पास जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप मेरे को एक चीज़ बताना, मैं आपको 3 चीज़ करके दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज़ को। ये वाला ग्राफ समझ में आ गया, इसको मिटा दो, इसको हटा देते हैं। अब मैं आप लोगों से 2 चीज़ें पूछूंगा और 2 ग्राफ यहाँ पर आपको बना के देने वाला हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से पहले ये पूछूंगा कि हमारे पास करंट में किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है, ठीक है। आपको आराम से सोच समझ के बताना है। ग्राफ आप लोगों के लिए, ध्यान सुनना, ये है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं I3, I2, I1, ये ये I करंट है, ये V है और ये V0 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1, I2 और I3, आपके सामने 4 ऑप्शन दे देता हूं, I1, I2, I3। क्या कर दिया मैंने, सेम ही कर दिया बात, है ना। थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, बहुत ही दिमाग लगा के आंसर देना। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं I1 ग्रेटर देन I2, ठीक है। इनमें से कौन सा हमारे पास सही है और क्या क्या चीज हमारे पास पड़ेगी, तो बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग नहीं, आपको I1, I2, I3 में रिलेशन बताना। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है और क्यों लग रहा है। हाँ, सेम क्यों होंगे बेटा, अगर सेम होंगे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही होगा। नहीं, सुनो बेटा, जो कहानी है इसमें ये वाला ऑप्शन सही है यार। ये तो बहुत ही कॉमन सा आंसर था, इसमें कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं। ग्राफ में दिख रहा है, ग्राफ में देखो ना ध्यान से, V बढ़ाने पर I बढ़ रहा है, तो I का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, I की लाइन सबसे ऊपर है, तो इसमें कॉमन सेंस, इसमें क्या मुश्किल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यार। इसमें I1, I2, I3 में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात है। I की ग्राफ Y एक्सिस पे, Y की जो बड़ा वो बड़ा, इसमें क्या सोचना है। उसने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रहा था मैथ्स में, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़ा या ना पढ़ा, Y एक्सिस और X एक्सिस छठी क्लास में पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या गलती कर रहे हो। सिंपल सी बात है, I ऊपर है यार, इसमें क्या सोचना है। लेकिन अगला सुनो, अगला जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये पढ़ा रहा हूँ आपको, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तक मैंने क्या पढ़ा, करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, थर्ड ग्राफ, फर्स्ट वो वाला था इंटेंसिटी वाला, सेकंड ये, मतलब ये सेम, ये दोनों सेम। आपको समझ में आ गया ना, देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं ग्राफ, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब आप लोग मेरे को एक चीज यहां पर बता के चलिएगा, ध्यान से समझ के और दिमाग लगा के करना है, ध्यान से समझ के और दिमाग लगा। देखो, मैं आप लोगों से अगर ग्राफ बनाने को बोलता हूं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म क्लियर है, अब आपको फ्रीक्वेंसी टर्म क्लियर है। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। क्यों आएंगे बेटा, आंसर बता, बिल्कुल सही बोला है, पर रीजन के साथ बता दे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से क्यों आएंगे,
एनर्जी ज्यादा बचेगी सर, सिंपल सी बात है, वर्क फंक्शन तो सेम होगा उस मेटल के लिए, लेकिन अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो सर, लाइट की क्या चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, इसका मतलब अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लेट्स से मेरे पास F1 F2 और F3 तीन फ्रीक्वेंसी हैं अलग अलग, प्रोवाइडेड ये है कि F1 F2 और F3 में से F1 सबसे बड़ा है। अब मैंने जो लाइट मेटल का प्लेट लिया, इसमें F1 फ्रीक्वेंसी से मारी, तो इसका जो वर्क फंक्शन है उतना एनर्जी तो इन तीनों को देना ही पड़ेगा, लेकिन F1 की एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो जो मेटेलिक प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी ज्यादा तेजी से भागेगा, और जितनी तेजी से वो भागेगा इतना ही ज्यादा आपको इधर से स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप लोगों की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगा बेटा, हमारे पास बढ़ेगी। क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है? या क्या करंट चेंज होगा? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी तो बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारी सैचुरेशन करंट तो आ चुका है सर। कैसे आया सर? सैचुरेशन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, कैसे आया सैचुरेशन, बताओ, सोच के बताओ कि सैचुरेशन करंट कैसे आया। बेटा मैंने क्या बोला, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बता दो यार, मैं तुम्हें इतनी चीज तो समझा चुका ना कि इलेक्ट्रॉन का निकलना एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंटेंसिटी से है। तो आप कितनी भी तेजी से इलेक्ट्रॉन मार दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो करंट क्या रहेगा, वो भी तो सेम ही रहेगा बच्चे। तो जब करंट की ऑलरेडी मैं आपको इस केस में मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा चुका हूं, तो क्या इससे ज्यादा आप कितनी भी एनर्जी की लाइट मार लो, करंट आ सकता है उसमें? कभी नहीं आ सकता। करंट मैक्सिमम आ गया मतलब ये लास्ट वैल्यू है। तो सर फिर चेंज क्या होगा? चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, स्पीड। समझे? करंट थोड़ी चेंज हो रहा है बच्चा। क्लियर है यहां तक की कहानी? इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो बेटा, यानी कि अब जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि अब जो ज्यादा तेजी से जा रहा है उस पे तेज स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जो कम तेजी से जा रहा है उस पे कम लगाना पड़ेगा। तो मैं F1 F2 F3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने सबसे ज्यादा कौन सा लिया है, F1 लिया है। ध्यान सुनना कैसे बनाऊंगा, ये आएगा सैचुरेशन कर्व, ये एक पॉइंट, ये सैचुरेशन पॉइंट से लेके आना पड़ेगा क्योंकि करंट सबका सैचुरेशन है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट, और देखो ध्यान से ये तीसरा पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, सबसे जो मेरे लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, इस वाले का, ये मेरा F1 है, F2 है या F3 है? F1। क्यों है बेटा? एनर्जी ज्यादा। सिंपल सी बात है सर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बताई थी आपने, और जब इसकी एनर्जी आपने सबसे ज्यादा बताई है तो इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ज्यादा देना पड़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किधर है हमारे पास? बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ही तो था, यही तो मैंने आपको समझाया। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, रोकने वाला पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल क्या है मेरे पास, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव में जिसकी वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। क्लियर है कहानी? क्लियर कट है। ग्राफ में किसी भी बच्चे को F1 F2 F3 प्रोवाइडेड आपके पास रिजल्ट यही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐसे वेरी कर रही है, और ये जो करंट है मेरे पास, ये कैसा करंट है बच्चा पार्टी? किसी भी बच्चे को देखो, मैं ये चाहता तो आपको कल ही समझा देता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी बच्चे ने जिक्र भी करा था, मैंने उस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया था। आप फ्रीक्वेंसी के केस में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कल मैंने सिर्फ इंटेंसिटी पढ़ाई थी, यानी लास्ट लेक्चर में, कल से मतलब है मेरा लास्ट लेक्चर में। तो आप लोगों को अब मुझे बताओ, किसी भी ग्राफ को बनाने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। अब मैं आप लोगों से एक चीज जो पूछने जा रहा हूं, मेरे को बस वो चीज बता देना और दिमाग लगा के बताना। अगेन मैं ग्राफ बना रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब ध्यान से सुन लेना। अगर मैं आप लोगों को ये V0 और फ्रीक्वेंसी देता हूं, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, एक ग्राफ तो मैं ये दे रहा हूं और दूसरा ग्राफ मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं। इनमें से कौन सा ग्राफ सही
है। पहले वाला वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कौन सा सही है और क्यों सही है ये भी आपको बताना है बेटा, बहुत जल्दी बताओ। पहला वाला है सही किया तो क्यों है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से सर हमारे पास सर साफ साफ दिख रहा है, इससे वी नॉट तब बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी। बेटा मेरी एक बात सुनो, ये गलत है। ग्राफ सही है, रिलेशन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ को देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये तो स्ट्रेट लाइन है। अरे यार इसको बस तुम हल्का सा पीछे पुश करोगे तो ये ज्यादा बढ़िया ग्राफ है। क्यों? क्योंकि नहीं, नेगेटिव पे मत जा। हर एक मेटल का एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन है और उसी के आगे ही इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो तो तभी बढ़ेगी ना। यार वी वर्सेस एफ के ग्राफ में एनर्जी का प्लॉट है, एनर्जी तो तब पड़ेगी जब वो वर्क फंक्शन को क्रॉस कर जाएगा। भाई अगर तुमने इंटेंसिटी डाल दी लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला तो वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया। और जब तक वर्क फंक्शन को ओवरकम नहीं करेगा इसका मतलब V और F के बीच में कोई रिलेशन तो हमें दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला जो एनर्जी है ना बेटा, ये इसके वर्क फंक्शन को बता रहा है। फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, थ्रेशहोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं दोगे तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा ही कहां से? तो समझ में आ गई कहानी? ये कहानी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली, ये तो तुम्हें क्रॉस करना ही पड़ेगा। वर्क फंक्शन वाली, सॉरी, ये इसका वर्क फंक्शन। इसीलिए मैं, आप ध्यान से सुन लेना, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन ग्राफ पे बहुत बढ़िया आते हैं। मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से फ्रेम कर रहा हूं, क्वेश्चन एक ही है, दो तरीके से फ्रेम कर रहा हूं। और अगर आप लोगों ने जवाब दिया तो आप समझ जाना कि आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दो मेटल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? दो मेटल दे रहा हूं और उन दोनों मेटल में से एक मेटल ए ये है, एक मेटल बी ये है। क्वेश्चन है, इफ मेटल ए एंड बी, इफ मेटल ए एंड बी इज irradiated by same frequency of light, same frequency of light, then which among the following, चलो एक ही में फ्रेम करो, दो क्वेश्चन बना दूं। जो इच्छा, मैं तो फिर दो क्वेश्चन पूछूंगा। which among the following has greater energy, greater energy। ऑप्शन फर्स्ट ए ग्रेटर देन बी, मतलब एनर्जी बताना है। सेकेंड, अरे यार ए बी, थर्ड ऑप्शन है बोथ हैव सेम एनर्जी, बोथ हैव सेम एनर्जी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बी क्या बताना है किसके पास ज्यादा एनर्जी है? नन ऑफ द अबव। हाँ, आपको ये बताना है किसके पास एनर्जी ज्यादा है। ए के पास एनर्जी ज्यादा है, बी बी के पास बी के पास, बी के पास एनर्जी क्यों ज्यादा है? इसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। हम्म। तो और अभी आपने बताया था वो फ्रीक्वेंसी वाला कुछ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना उसके। अभी मैंने यही बताया था। चलो अभी मैं देखता हूँ। हाँ बेटा, आपका क्या आंसर है? बताया था आपने ऐसा। जो बी है तो ज्यादा नीचे जा रहा है, बी ज्यादा नीचे जा रहा है, वेरी गुड। तो उसके हिसाब से तो एनर्जी ज्यादा लग रहा है उसको। एनर्जी ज्यादा लग रहा है। अरे मेरे मूर्ख बच्चों, मेरे मूर्ख बच्चों, समझो, जब तुम्हें पता ही है सही चीज क्या है उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो हल्की सी। देखो बेटा क्या गलती कर रहे हो। अब आपने बिल्कुल सही चीज बोली थी लेकिन आपने आंसर क्यों गलत दिया? ए की वैल्यू यहाँ तक जा रही है हाँ, तो ए का वर्क फंक्शन इतना, हाँ। और लाइट देखो ध्यान से देखना, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। यानी कि दोनों के लिए सेम एनर्जी की लाइट डाली गई है। तो इस वाली मेटल के लिए इसको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन। सपोज देखो, नीचे से यहां से मैं आपको ने मैग्नीट्यूड की टर्म्स समझा रहा हूं, ठीक है? फिक्स नहीं है कोई, मैं अपनी तरफ से एक मैग्नीट्यूड 0, ऑरिजिन पे 0, 5 और 10, 0, 5, 10, 15, ऐसा माइनस, यार नीचे है तो माइनस ही जाएगा ना। कोऑर्डिनेट पढ़ रहा उसमें, मैं माइनस और लगा रहा हूँ तुम्हारे कहने के, 20, 30 जो भी है ना। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आपने डाली है वो किसकी डाली है? लेट से 100। ध्यान सुनो जी। इसको नीचे लेके जाऊंगा तो बेटा ये कहीं यहाँ पे जा रहा है कि नहीं? अब आप
आप लोगों का 100 में से इतना पोर्शन तो किस में काम आएगा? वर्क फंक्शन को हटाने में। भाई जो बचेगा वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो 100 में से 10 तो ए के लिए फॉर मेटल ए 100 में से सर 10 तो चला गया वर्क फंक्शन को खत्म करने में, बचा हुआ एनर्जी बची इसकी 90। और सिमिलरली बी का, क्योंकि सोर्स है बेटा फ्रीक्वेंसी, बी का 100 में से 30 तो चला गया वर्क फंक्शन में, तो एनर्जी कितनी बची? तो इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछता इन दोनों में से, दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो आंसर क्या आता? बी। वर्क फंक्शन तो इसका ज्यादा है ना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों में से सेम लाइट, देखो यहां पर तुम लोगों से नीट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे टफ बनाना होगा जेईई के लिए, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, दो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की लाइट दे दूंगा। कह दूंगा भाई ए पे तो मैंने मारी ये वाली लाइट, बी पे मैंने मारी ये वाली लाइट। फिर उसके केस में क्या करूंगा, अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाऊंगा। क्या? H न्यू इक्वल टू W नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। समझे भाई? ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हो गया। अब क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है ना, मैं उसके केस में नहीं बता सकता। सेम सोर्स ऑफ लाइट में बिना कंपेयर करके मैं बता पा रहा हूं, लेकिन अगर लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हुई फिर मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा। फिर आपको रिलेशन निकाल के देखना पड़ेगा कि हाफ mv स्क्वायर किसका ज्यादा आ रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन करा के मैं टाइम वेस्ट तो कराना नहीं चाह रहा। आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिए बस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं। अब ऐसे ही इसके केस में फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इससे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? इसका F1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। दिख रहा है ना, साफ समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन डायरेक्ट है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन ऑरिजिन से नहीं है। ऑरिजिन से नहीं है। तो अगर ग्राफ आ जाए ये और ये, तो कौन सा ग्राफ से? बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, वर्क फंक्शन को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पर हमारे पास धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और पार्टिकल नेचर धीरे धीरे एक्सेप्ट भी होने लगा। पार्टिकल नेचर का वेव नेचर की तुलना में कुछ चीजें ऐसी थी जो खराब पाई, सॉरी वेव नेचर की कुछ चीजें जो खराब थी वो पार्टिकल नेचर ने सही करी। सबसे पहले तो ये देखा गया था कि जो पार्टिकल की एनर्जी है, सॉरी वेव की, देखो ध्यान से, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एज पर वेव नेचर इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नहीं? रिजल्टेंट जो वैल्यू आई थी वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, याद है ना, के ए रूट वाला। तो यहाँ पर आप लोगों से वेव थ्योरी कहती है कि मैक्सवेल की वेव थ्योरी, एवरेज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव। ठीक है, वेव थ्योरी में तो कही थी ये बात, लेकिन यहाँ पर हमें पता पड़ा इंटेंसिटी तो कितनी भी बढ़ा दो एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक फेलियर था किसका? वेव थ्योरी का, जो कि कौन करेक्ट करती है? पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। यहां पर बोलता है कि एक्यूमुलेट इतना देखो इसने बोला कि जब भी आप वेव थ्योरी में कि कोई भी अब फ्रीक्वेंसी आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी एक्यूमुलेट करता है और उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी एक्यूमुलेट करने के बाद एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर देता है और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। लेकिन ये बात भी गलत थी। हमें क्या चाहिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके। एक्यूमुलेशन का खेल नहीं होता है। जैसे ही आप लाइट मारेंगे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन बस लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे एक्साइट हो जाएगा, और अगर आपने इतनी एनर्जी नहीं दी कि वो बाहर निकले तो वो वापस से वहीं पहुंच जाता है। तो ये थ्योरी भी गलत हो गई। थर्ड थी टाइम डिले प्रॉब्लम। देखो टाइम डिले प्रॉब्लम में हमारे पास क्या कहती है? किसी भी एटम, ध्यान सुनना, टाइम का हिसाब से जो मतलब वेव थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है किसी भी एटम को कुछ टाइम चाहिए होता है कि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले और उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जाए और फिर फाइनली आयोनाइज्ड स्टेट में जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब है आयोनाइजेशन स्टेट।
और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मेटल को या इलेक्ट्रॉन को टाइम चाहिए होगा पहले एनर्जी एक्यूमुलेट करने में, फिर आपके पास एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए और फिर फाइनली आयोनाइज्ड स्टेट में जाने के लिए। लेकिन पार्टिकल नेचर ने ये बात भी गलत प्रूफ कर दी थी। और जो टाइम डिले प्रॉब्लम 3 पॉइंट बता दिए मैंने, आते हैं। तो पहला बताना है। पहला बेटा देख, पहला वाला था इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा पार्टिकल नेचर में कि इंटेंसिटी का एनर्जी पे कोई रिलेशन ही नहीं है। इंटेंसिटी तो केवल और केवल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाती है। ठीक है, दूसरी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तीसरी चीज किसकी थी? टाइम की। अब पार्टिकल नेचर में जो टाइम है वो इतना कम होता है कि 10⁻⁻6 सेकेंड्स से भी कम टाइम लगता है, यानी कि ये इतना तेजी से काम है। एज सून एज द सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी ऑफ energy, sufficient frequency of light strikes the metal surface, the electron will immediately jump out of the metal and there is no time lag। समझ में आ गया? कोई टाइम लैग नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कोई एनर्जी है किसी भी फ्रीक्वेंसी से, है ना, किसी भी लाइट की कोई एनर्जी है। वेव नेचर कह रहा था पहले एनर्जी आएगी, वो नीचे जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पहुंचेगी, टाइम लगेगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा और फिर कहाँ आएगा? आयनाइज्ड स्टेट, सरफेस से बाहर हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल नेचर कहता है भैया सिंपल इतनी फ्रीक्वेंसी दे दो कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, तो जैसे हिट करेगी इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कोई टाइम डिले या टाइम लैग नहीं होगा। तो देयर इज नो टाइम डिले इन बिटवीन द सफिशिएंट एनर्जी ऑफ फोटोन दैट स्ट्राइक्स द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग रिलीज्ड आउट। यहाँ पर इसमें कोई भी टाइम का लैग नहीं आता है। ये बात किसने कही थी? हमारे पास पार्टिकल नेचर ने बोली थी। तो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी थी वो पार्टिकल नेचर बेटा आइंस्टाइन का है। वैसे तो और भी हैं, आपके कॉम्पटन इफेक्ट आप पढ़ोगे, ये भी हमारे पास पार्टिकल नेचर को ही फॉलो करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करोगे तो ये भी आएगा। इवन एक और फेमस थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी पार्टिकल नेचर की देन है ना। तो अब फाइनली तो हमारे पास ड्यूअल नेचर माना जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर का ऐसे से पूछ ले कि पोलराइजेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट, इनमें से कौन सा पार्टिकल नेचर शो नहीं करता? तो आपका आंसर आएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक्चुअली वेव थ्योरी ने बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आता है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ भी नहीं करना, हेडिंग जो आएगी वो आएगी आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको 4-5 पॉइंट जो है पढ़ के बता देता हूँ। पढ़ लिए हमने, बस जो बोला है उसको पकड़ लेते हैं। पहला कहता है द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। देखो थ्योरी है, मैं थ्योरी लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो वो मेरे को बता देना, सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मैंने समझाया है ना आइंस्टाइन साहब ने, जो आइंस्टाइन साहब ने बोला है वो मैंने समझाया है। जो मैंने समझाया वो आइंस्टाइन ने नहीं बोला था। आई एम सॉरी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो कहने का मतलब है जो उन्होंने बोला ऐसा, और वो भी नहीं ऐसा मैंने समझाने की कोशिश करी है ना, और आप लोगों ने समझने की कोशिश करी है। तो वापस लेते हैं, जो पेज गिनना है ना बेटा तू, हाँ इस पेज को मत गिन, क्वेश्चंस कर ले बैठ के आराम से। ऐसे क्या निकाल रहा है? फिर यहाँ रख के आराम से रख ले। हाँ अच्छी खासी डेस्क बना रखी है तुम लोगों के लिए। चलिए सुनिए, पहला पॉइंट कहता है द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस as radiation or EM wave, as radiation is an EM wave, we can imagine light hitting the metal as EM wave pulse and each pulse can be termed as photon। तो यार वेव की तो पल्स होती थी, बताया था ना, वेव की केस में सारी कहानी पल्स होती। ये वेव आता है, एक बम्प जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स। ईच बम्प ऑफ अ वेव इज कॉल्ड पल्स। तो इसने बोला वेव से कंपेयर कर रहे हैं, उसने कहा कि जो पल्स है ना इसको आप क्या मानेंगे? एक फोटोन में क्वांटा ऑफ लाइट। याद आया? मैंने क्या बताया था? देखो ये रहा, याद आ रहा है ना? वही अब ये एक पल्स है, कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को। भैया इसका ये एक पल्स, इसलिए यहां से ये चीज आई। नेक्स्ट है व्हेन अ फोटोन इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन इट गिव्स इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड देन एग्जिस्ट नो लॉन्गर।
बताया था मैंने अभी आपको क्लास की शुरुआत में, सबसे पहले ये चीज बताई थी मैंने, है ना, वहां पर रहता ही नहीं है। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। द चांस ऑफ टू फोटॉन्स हिटिंग द सेम इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इज प्रैक्टिकली जीरो, बोल दिया मैंने आपको, एज देयर इज 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, कोई डाउट? सबसे पहले मैंने ये चीज खत्म करी थी। नेक्स्ट है एमिशन स्टॉप्स बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। It signifies that electron can't absorb a fraction of incident photon and it can't increase its kinetic energy by continuous absorption of photons one by one। छोड़ो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगी, समझाता हूँ। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये जो बात थी ये भी बस समझा चुका। ध्यान सुनो, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, मैं थोड़ा सा पोर्शन रब कर दूं इसका, ये वाला, कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है, अब सुनो, ये चीज जो कहना चाह रहा है ना, इस चीज को समझना, इस चीज को समझना, है ना। देखो क्या बोला था इसमें, मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने क्या बोला, एक बार जो मैंने समझाया उसको दोबारा समझते हैं, फिर मैं दोबारा से इस पॉइंट पर पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को टेक्निकल लगा होगा ये वाला पॉइंट, लेकिन है कुछ नहीं। अब सुनो, कल मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर 3 जूल की एनर्जी है एक फोटोन, यहाँ पर 3 जूल की एनर्जी है, यहाँ पर 3 जूल की एनर्जी है, लेकिन जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको चाहिए हमें 4 जूल 4 जूल 4 जूल। भाई ये हमारे पास वर्क फंक्शन हो गया मैटर का। हाँ, तो मैंने कहा था एक्यूमुलेट अगर मैं कर दूं तो टोटल एनर्जी अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे 3 जूल 3 जूल 3 जूल की 9 जूल हो जाएगी, है ना। तो 9 जूल के हिसाब से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भाई 4 2 8 और 2 पॉइंट समथिंग 2.1 2. जो भी निकलेंगे पॉइंट में निकलेगा ना, क्योंकि 9 जूल की एनर्जी पड़ी है। लेकिन साफ साफ कह दिया कि फोटॉन फ्रैक्शन में या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में कोई भी नहीं निकलते हैं। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 होंगे, फ्रैक्शन में कोई भी फोटॉन नहीं रह सकता है। अब लाइन को पढ़ें, एमिशन स्टॉप्स बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि अगर इससे नीचे 4 जूल से नीचे दे रहे हो तो एमिशन स्टॉप हो जाएगा। आगे कहता है दिस सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन कांट एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी कि ये फ्रैक्शन में एनर्जी स्टॉप नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। भाई इसने कहा 3/4 ही तो हुआ है, 3/4 हो गया ना, 3 of 4 यूज किया इसने, तो ये नहीं कर सकता। आगे कहता है दिस सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन कांट एब्जॉर्ब फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड कांट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यानी कि कंटिन्यूअस ये 3 जूल 3 जूल 3 जूल 3 जूल लेता रहे ना, तब भी ये एमिट आउट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1-to-1 इंटरेक्शन दिखाता है। तो ये चीज बोल रखा है। So therefore each photon must be absorbed completely by electron inside the matter। अब क्लियर है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तभी हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू HF का रिलेशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इफ इंटेंसिटी इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और with each photon energy has energy of h nu। इंक्रीज इन एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ये कहानी हमारे पास किसने बताई थी? आइंस्टाइन साहब ने। और मैंने आपको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कल ही लिख के दिखा दी थी। एक बार मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास कितनी होगी? इस चीज को आप लोग कहेंगे सर जो आपने इंसिडेंट लाइट मारी है उसमें से अगर आप वर्क फंक्शन खत्म कर देते हो उसका, तो वही एनर्जी हमारे पास किसकी फॉर्म में जाए? HF माइनस फाई नॉट लिख रखा है बुक में, पर फाई नॉट का मतलब क्या है? बेसिकली वर्क फंक्शन ही है। तो किसी भी एनर्जी जितने आपने मारी उसमें से उसका वर्क फंक्शन हटा दो तो बची हुई एनर्जी किसमें चली जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में, और यह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। ये सारी कहानी हमने आप लोगों को आज बता दी है। अब 2 लेक्चर और ड्यूअल नेचर खत्म हो जाएगा।